चालू करने वाले हैं कैपेसिटर। क्या चालू करने वाले हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे इलेक्ट्रिक रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को हाई अमाउंट ऑफ चार्ज की ज़रूरत होती है। जब कैपेसिटर पहली बार पढ़ाया था तो हमने कैमरे का एग्जांपल दिया था, याद आया होगा आप लोगों को, कैसे उसमें रेड कलर की लाइट ग्रीन हो जाती है, फिर हम लोग फोटो खींच जाते हैं। हम लोग उधर नहीं जा रहे। बहुत सारे ऐसे हम लोगों को गैजेट्स मिलते हैं जिसमें हम लोगों को सडन हाई अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होता है। बैटरी हम लोगों को उतना चार्ज नहीं दे पाती। जैसे मान लो आपके पास बैटरी है और 2 एम्पियर की करंट देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में बैटरी से 2 कूलम का चार्ज आता है। अगर बैटरी आपको 2 एम्पियर की करंट देती है तो पर सेकंड कितना चार्ज मिलता है? 2 कूलम का। मान लीजिए आपको एक कैमरा चलाना है और कैमरे को पर सेकंड 100 कूलम का चार्ज चाहिए, या थोड़ा कम कर लो 10 कूलम का चार्ज चाहिए, तो बैटरी से तो आप कैमरा ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैटरी चार्ज देने वाली है 2 कूलम का और चाहिए कितने का? 10 कूलम का। तो तुम क्या करो? तो तुम बैटरी से 2 कूलम के चार्ज को ले लो, कहीं पर रख दो और ऐसा 5 सेकंड तक करो। तो 5 सेकंड में आप जहां पर चार्ज को स्टोर कर रहे हो वहां 10 कूलम हो जाएगा और फिर 1 सेकंड में उसे यूज कर लो, कैमरा आपका प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा। तो आपने बेसिकली किया क्या? एक जगह से चार्ज लिया और किसी जगह पर स्टोर किया। तो जिस जगह पर आपने चार्ज को स्टोर किया उस लोकेशन को या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। सो कैपेसिटर इज व्हाट? कैपेसिटर इज एन ऑब्जेक्ट और ए प्लेस वेयर चार्ज कैन बी स्टोर्ड, जहां पर चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। याद रखना, बैटरी कैपेसिटर नहीं होती। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, वेयरएज कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है। पढ़ा तो आपका सब कुछ है। तो हम लोगों ने बैटरी को भी स्टडी किया था, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कंडक्शन में बैटरी को स्टडी किया था। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, ये बात याद रखना। सो कैपेसिटर इज व्हाट? कैपेसिटर इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर चार्ज। अब बात ये आती है कि चार्ज कैसे स्टोर किया जाए। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोगों को सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट दिखा, दैट इज एन स्फेरिकल सेल या एक स्फीयर। मान लीजिए हम एक स्फीयर लेकर आ गए। आप किसी भी कंडक्टर मटेरियल पर चार्ज स्टोर कर सकते हो। अगर ये चौक भी कंडक्टर की बनी हुई है तो इसके ऊपर भी चार्ज दे दो, ये रख लेगा। इंसुलेटर मटेरियल भी चार्ज को होल्ड करेगा, लेकिन इंसुलेटर मटेरियल को चार्ज देना मुश्किल है और उससे चार्ज निकालना भी मुश्किल है। दैट इज वाई वी डोंट यूज इंसुलेटर एज ए कैपेसिटर। हम लोग सिर्फ किसको यूज करते हैं? कंडक्टर मटेरियल को, क्योंकि वो इजिली चार्ज भी हो जाते हैं और उनसे चार्ज आसानी से निकल भी आता है। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक स्फीयर लेकर आ गए और ये कंडक्टर स्फीयर है। इस कंडक्टर स्फीयर को आप लोग चार्ज देते हो, तो आपको मालूम है कि सर अगर इस कंडक्टर स्फीयर को आप लोग चार्ज दोगे तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर स्टोर होगा। कहाँ पर स्टोर होगा? सरफेस पर। बात समझ गए? तो ये भी अपने पास एक कैपेसिटर हो गया। अब इस कैपेसिटर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कैपेसिटर में आप इन्फिनाइट चार्ज को स्टोर कर दोगे। जैसे जैसे आप इसे चार्ज देते जाओगे इसकी सरफेस पर चार्ज बढ़ता जाएगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि अगर आप इसे एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो ये सारे के सारे मिलकर इसे इतना हाई प्रेशर से या हाई फोर्स से रेपेल करेंगे कि ये तीसरा चार्ज, ये नेक्स्ट चार्ज इस पर जा ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये भी आप लोग समझ लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि कैपेसिटर पर आप कितना भी चार्ज दे सकते हो। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि कैपेसिटर का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। देखो, अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर स्टोर्ड है, तो ज़्यादा चार्ज तो सरफेस का एरिया जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि सरफेस पर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। तो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर इज व्हाट? स्टोरेज ऑफ चार्ज, एन ऑब्जेक्ट विच कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास कैपेसिटर हो गया। अब बात ये करते हैं कि कोई कैपेसिटर या कोई ऑब्जेक्ट कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इस चीज़ की कैलकुलेशन की। तो इसके लिए हम लोग एक बात करते हैं कि चलो यहाँ पर एक चार्ज है Q, पोटेंशियल V है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। मीनिंग अगर किसी स्फेरिकल सेल पर आप चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, या वाइस वर्सा समझ लो, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका मतलब ये होगा कि चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस के। ठीक है, एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है पोटेंशियल के। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, कांस्टेंट लेकर आते हैं। दिस कांस्टेंट इज C एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू आ जाएगी C = Q/V। किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ो तो आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए। देखो, कैपेसिटर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर एक क्वांटिटी हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है? कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस इज व्हाट? कैपेसिटेंस का मतलब क्या है समझो। सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है फॉर्मूले से। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट
एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द ऑब्जेक्ट या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द सरफेस, ऐसा कुछ बोल सकते हो, इज नोन एज कैपेसिटेंस। याद रखो यहां पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस उस लोकेशन का होगा जहां पर चार्ज स्टोर है, जहां पर चार्ज स्टोर है। ठीक है, थोड़ा आगे जाके आप लोग ये देखोगे एक्चुअल में V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है। मतलब क्या सर, देखो कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज को स्टोर नहीं करता, ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां पर अगर आप लोग नोटिस करो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा इन्फिनिटी तक। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, जब इसका कैपेसिटेंस निकाल रहे होंगे जितना चार्ज हम लोगों ने दिया उसे रखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों लोकेशंस के बीच का रखेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, मीनिंग सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक का, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है तो हम लोग सिर्फ पोटेंशियल किसका रखेंगे, सरफेस का। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेशन में ये बोल सकते हो द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज कैपेसिटेंस। समझ गए, ये काम कर सकते हो। सो दिस इज डेफिनेशन एंड फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। इसके यूनिट की बात करो तो कूलम पर वोल्ट हो सकता है, हम लोग बात करेंगे इसका सर यूनिट होता है फैरड। क्या यूनिट होता है, फैरड। ठीक है, और इसके बाद डायमेंशन निकाल लेना, क्वांटिटी स्केलर है। समझ गए आप लोग। सो दिस इज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के फंडे को हम लोग समझ गए, कैपेसिटर कैसा बनता है इसे भी हम लोग समझ गए। अब पेपर में सीधे क्वेश्चन आ जाए, मान लो हम तुम्हें कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल दें तो यहां से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल बिल्कुल बचकाना ही आएगा। C, Q एंड V में से आप लोगों को एक कोई क्वांटिटी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका C, Q एंड V में से आपको दो क्वांटिटीज दे दी जाएंगी और तीसरी पूछी जाएगी। तो आप लोग जस्ट फॉर्मूले में रखोगे, वैल्यू निकाल लोगे। तो इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएगा तो आई होप आप लोग निकाल ही लेंगे। समझ गए। लेकिन मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया और आप लोगों से बोला गया कि किसी कैपेसिटर पर चार्ज को बदल दिया गया तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? तो आंसर ये है कि चेंज नहीं होगा, ना तो पोटेंशियल बदलने पर ना तो चार्ज बदलने पर। कारण समझो, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट। समझ गए। और कांस्टेंट टर्म के बारे में एक बात याद रखो कि अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि सर ये चार्ज बदलने पर या पोटेंशियल बदल देने पर चेंज होने वाला नहीं है। मूलतः चार्ज के बारे में पूछते हैं, पोटेंशियल को चेंज करके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदल लेते हैं, उस पर हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? और इसी से जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, derive the formula for capacitance of a spherical कैपेसिटर। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करिए। तो ये कैसे करना होगा, देखिए आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर है और इस स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस लेट से r है। ठीक है, हम आप लोगों से बोले कि कैपेसिटेंस कितना, देन यू विल से सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q ओवर V। V क्या होगा बेटा? उस लोकेशन का पोटेंशियल जहां पर चार्ज स्टोर है, और चार्ज लेट से हमने स्टोर किया हुआ है इसकी सरफेस पर, हम यहां पर बना देते हैं, चार्ज यहां पर इसकी सरफेस पर स्टोर है और इसे Q कूलम का चार्ज दिया हुआ है। तो पोटेंशियल की वैल्यू तो आप लोग जानते हो सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। Q से Q कैंसिल कर दोगे, C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या मेरी बात आप लोग समझ गए? तो C इज इक्वल टू आप लोगों को मिलने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को बोल दें कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी रेडियस 3 मीटर्स है, बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो आप लोग सीधा फॉर्मूला लगाओगे। याद रखो बच्चे गलती ये करते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं। अगर आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है, दैट विल बी 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। और इनटू में अगर आप लोग करेंगे रेडियस, तो रेडियस यहाँ पर कितनी है बेटा? 3 मीटर। इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो आंसर आएगा 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 फैरड। समझ गए? पक्की बात। या 1/3 नैनो फैरड, ये भी बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से आप लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हो एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। और ऐसा न्यूमेरिकल देखो पेपर में जो न्यूमेरिकल पूछते हैं वो मोस्टली अर्थ वाला पूछ लेते हैं कि मान लो अर्थ एक कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अर्थ की रेडियस गिवन होती है, अर्थ की रेडियस जो भी है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, उसे सीधे रेडियस के प्लेस पे मीटर में कन्वर्ट करके रख दो और वैल्यू फटाक से अपनी फाइंड कर लो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बाद अब हम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि प्रॉब्लम यह है कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम लोग चार्ज देते हैं
तो चार्ज उसकी सरफेस पर स्टोर होता है। अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज को स्टोर करे तो सिंपल सी बात है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा दो। बड़ी रेडियस का स्फीयर लाओगे, एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस पर जगह ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। छोटी रेडियस का स्फीयर लाओगे, सरफेस छोटी होगी और कम चार्ज को स्टोर करेगा। हम ये नहीं चाहते कि हम सरफेस एरिया को बढ़ाएं और फिर भी ये चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए, मीनिंग कैपेसिटर चार्ज को ज़्यादा स्टोर करे। तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि सर देखो, एक काम करो, हम लोगों के पास एक कैपेसिटर है, मान लीजिए एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। इस स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। इसके साथ में हम लोग एक न्यूट्रल स्फीयर रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग न्यूट्रल स्फीयर रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इस स्फीयर के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्जेस को अपने से रेपेल कर देता है। तो जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और निगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं और ये निगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर थे वो मूव करके इधर आ गए ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सरफेस में अपने पास जगह बढ़ गई जिधर हम लोग और एक्स्ट्रा चार्जेस को दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि कोई भी कैपेसिटर आप लोगों के पास है, आप अगर चाहते हो कि इसमें और चार्ज को स्टोर कर ले तो बस उसके बगल में एक न्यूट्रल स्फीयर या न्यूट्रल कोई मटेरियल रख दीजिए। वो मटेरियल पोलराइज होगा, निगेटिव चार्ज सपोर्ट करने लगेगा कैपेसिटर पर हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए। अगर इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो C = Q/V होता है, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें तो आप लोग जानते हो सर, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज प्लस का बनाएगा, निगेटिव चार्ज माइनस का बनाएगा। इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल बन रहा था प्लस का। यहां पर जो निगेटिव चार्जेस हैं उन्होंने निगेटिव पोटेंशियल बनाया और नेट पोटेंशियल जो था वो पुराने पोटेंशियल से कम हो गया। छोटे नंबर का डिवाइड करिएगा, कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगा, तो हम लोग ये पाते हैं कि कैपेसिटेंस यहां पर बढ़ गया। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो ये हो गया हम लोगों के पास कैपेसिटर। तो ये हो गया हम लोगों के पास कैपेसिटर। क्या आप मेरी बात समझ गए? सो दिस इज कैपेसिटर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, पेपर में अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन भी पूछे तो भी आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही डेफिनेशन बताओगे, वो पूछना ही चाहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसे आप लोग समझो। जैसे आप लोगों के पास, जैसे हम लोगों ने एक स्फीयर लिया था, उस स्फीयर के पड़ोस में एक दूसरा स्फीयर रखा था। यहां पर आप लोग क्या करोगे, एक प्लेट लेकर आओगे, ऐसे एक कंडक्टर प्लेट है। इस कंडक्टर प्लेट के सामने आप लोग बहुत छोटी दूरी पर एक दूसरी कंडक्टर प्लेट को रख दोगे। ये जो अरेंजमेंट आप लोगों के पास बना, इसे कहा जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आप मेरी बात समझ गए? पक्की बात। तो इस अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है दो प्लेट्स का। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर हाई अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग एरिया ऑफ प्लेट्स। देखो, कैपेसिटर में ज्यादा चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हो? या तो आप प्लेट का एरिया बढ़ा दो या तो आप ये एक्टिविटी कर लो, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि बिना एरिया को बढ़ाए ज्यादा चार्ज स्टोर करने का जो तरीका है, जो अरेंजमेंट है, उस युक्ति को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये बनता कैसे है ये भी लिख दो, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाई टेकिंग टू आइडेंटिकल प्लेट केप्ट एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पेपर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन रखा हुआ मान लो, आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा लो तो आप लोग ये पाओगे कि पिछले अनसॉल्व्ड पेपर में से आप लोगों के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जरूर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग यहां पर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। नंबर 1, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप लोग बोलिएगा सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डेफिनेशन दे दोगे। फिर दूसरे नंबर पे पूछेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, हाउ इज इट चार्ज, या हाउ इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बी चार्ज, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जरा ध्यान से समझो। देखिए, आप लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर आए हो और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अब हम लोग ऐसा बना रहे हैं। यहां पर हम लोगों के पास ये एक प्लेट है और इसके पास में एक दूसरी आइडेंटिकल प्लेट रखी हुई है। आप लोगों ने इसे सोर्स ऑफ चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया, लेट से बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बैटरी ने इसे चार्ज देना चालू किया और बैटरी ने लेट से इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है।
दो चार्जेस इधर आ गए, दो चार्जेस इधर आ गए, ठीक है, दो चार्जेस इधर, दो चार्जेस इधर। यहां पर क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्जेस सामने वाली प्लेट के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस को रेपेल कर देते हैं। मतलब सामने वाली प्लेट हो गई पोलराइज। आप इस सामने वाली प्लेट को ग्राउंड से जोड़ देते हो, इसकी ग्राउंडिंग कर देते हो। जैसे ही आप लोगों ने सामने वाली प्लेट को अर्थ से जोड़ा, इसकी ग्राउंडिंग करी, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। ये पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू अर्थ मूव कर जाते हैं अर्थ में। चार्ज भाई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस का, अर्थ का पोटेंशियल जीरो, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी और चार्जेस फ्लो हो जाएंगे फटाक से अर्थ में। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में चले गए और ये निगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस को भी रेपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो प्लेट के बाहर थे वो भी प्लेट के अंदर आएंगे और इसे फर्दर पोलराइज कर देंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर इस तरह से चार्ज होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर में जो भी चार्ज है वो प्लेट्स के बीच में स्टोर होता है, मतलब प्लेट्स के ऊपर नहीं, प्लेट्स के बीच में। समझ गए आप लोग? तो कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो प्लेट्स के बीच में होता है। ये नंबर एक हो गया। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, चलो एक प्लस और माइनस यहाँ पर भी बना लेते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो तो प्लस से चलती हैं, माइनस पे खत्म होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ लाइन मान लीजिए ऐसे गई तो चल के माइनस पे खत्म हो जाएंगी, कुछ लाइन ऐसे गई तो चल के माइनस पे खत्म हो जाएंगी। किनारों को आप लोग छोड़ दो, बीच में अगर आप लोग देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। तो आप लोग बोलोगे कि सर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर तीन चीजें समझना, जैसे एक पॉइंट ये ए, दूसरा पॉइंट ये बी और तीसरा पॉइंट ये सी। इन तीन लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये बताओ कैपेसिटर बनाने के लिए कंडक्टर प्लेट लाए थे कि इंसुलेटर प्लेट लाए थे? कंडक्टर प्लेट। कंडक्टर सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टर सीट की स्पेशलिटी ये है कि उसमें चार्ज दो सरफेसेस पर स्टोर होता है, मतलब दोनों तरफ स्टोर होता है। यहाँ पर चार्ज किधर स्टोर है? एक तरफ। तो भले ही ये कंडक्टर मटेरियल का बना है लेकिन ये बिहेव कैसे करेगा? एक इंसुलेटर मटेरियल के जैसा। बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो निगेटिव चार्ज प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग कितनी मानेंगे? माइनस सिग्मा। खैर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए। अगर पॉइंट ए पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और निगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए रख रहे हैं, माइनस का इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस का तात्पर्य यहाँ पर डायरेक्शन से होगा। आप देख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। यहाँ पर आ जाओ, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज बनाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कितना होगा? 0। तो कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो या तो प्रूफ करके बता दो या तो ये बात लिख दो कि सर कैपेसिटर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्या मेरी बात समझ गए? अब देखो क्या फंडा है। अगर हम तुमसे पूछे कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आप लोग इस जगह पर बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव चार्ज की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लोग देखो तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड करिएगा, आंसर कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और के हो गया उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ गए? पक्की बात। चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट बताओ। नहीं होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? वो देखो कूलॉम्स लॉ में आपने अलग डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर पेपर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए तो यहाँ से डेफिनेशन दोगे। सोचो, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बीच में आपने एक मीडियम रख दिया तो कितना निकला? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अगर इन दोनों का रेशियो निकाल दें तो E ओवर E डैश इज इक्वल टू आ जाएगा के, ठीक है।
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज वैक्यूम एंड व्हेन देयर इज अ मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। लिख लेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेफिनेशन फॉर्मूले से आएगा। कांस्टेंट का डेफिनेशन कहां से आएगा? फॉर्मूले से। लिख लेंगे आप लोग। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रब करें, पक्की बात। देखिए, तो ये हो गया हम लोगों के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर। ये डेरिवेशन में आएगा। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा, व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद हाउ इट इज चार्ज, हाउ मच इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और फिर उसी में क्वेश्चन ये भी लिखा होगा, डेराइव द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए? तो यहां पर आप लोगों के पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को ये इसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। देखो क्या कहानी है। जैसे आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसे आप लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज करके रखा हुआ है, और सामने वाली प्लेट कैसी चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है। आप लोग एक काम करते हो, यहां पर इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दिए हो, लेट से आप लोग हम आपसे ये जानना चाहें कि बताओ इस कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना। तो देखो, आप लोगों ने इस प्लेट को क्यू कूलम का चार्ज दिया, सामने वाली प्लेट पर माइनस क्यू कूलम का चार्ज इंड्यूस हो गया। लास्ट अगर एग्जाम को उठाओ तो उसमें पूछा गया था हाउ मच इज नेट चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर याद रखना नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। बात समझ गए? लेकिन नेट चार्ज जीरो भले ही है, लेकिन जब आप लोग कैपेसिटेंस निकालते हो तो उस चार्ज की बात करते हो जो आपने दिया था। आपने प्लस वाला चार्ज दिया है, तो हम लोग सिर्फ एक प्लेट के चार्ज की बात करेंगे, ना कि दोनों प्लेट्स पर नेट चार्ज की। समझ गए? और एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारे लिए क्यू रहेगा। तो चलो, हम लोगों के पास एक कैपेसिटर है जिस पर हम लोगों ने चार्ज दिया कितना? क्यू। इस प्लेट का सरफेस एरिया लेट से ए, प्लेट्स के बीच का जो दूरी है वो कितना है? डी। बच्चा अब एक बात बताओ, अभी हम लोग जब फॉर्मूला कैपेसिटेंस का पढ़े थे तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी था। V क्या था? उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस तक ही तो होगी। तो आप लोगों को बस इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो Q ओवर V, पोटेंशियल के लिए एक फंडा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। समझ गए? दोनों प्लेट्स के बीच का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूरी कितनी है बेटा? D। अगर हम लोग Q की बात करें, आप लोग कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या कर दीजिए? D। Q ओवर, देखो Q एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, सिग्मा को लिख लो Q ओवर A इंटू डी। Q से Q कैंसिल कर लोगे, A ऊपर पहुंचा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। सो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मान लो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आप लोग एप्सिलॉन नॉट K कर लोगे, इधर K आएगा, इधर K आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। न्यूमेरिकल पेपर में ऐसे ही पूछते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 है, 10 फैरेड। अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में रख दिया जाए प्लेट्स के और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पक्की बात। तो इस तरह तो ये हो गया हम लोगों के पास कैपेसिटर। अब इसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक। क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक। एनसीईआरटी में डाइलेक्ट्रिक पर एक लंबी चर्चा नहीं करी है, तो सामान्य बात है कि हम लोगों के बोर्ड में तो डाइलेक्ट्रिक पर कोई बहुत लंबा डिस्कशन तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से समझा देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में ऐसे मटेरियल हैं जो कैपेसिटर को स्टेबल रखते हैं। अब तुम कहोगे सर कैपेसिटर को स्टेबल कैसे रखते हैं? सोचो, एक कैपेसिटर है, दो प्लेट से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरी निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच की बात हम लोग करें तो एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी निगेटिव प्लेट है। इन दोनों पर अगर आप देखें तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जरा ध्यान से आप लोग समझो। आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इसको चार्ज कर दिया, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, बीच में हवा, दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं, एक दूसरे जुड़ेंगे और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सोचो जरा,
एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, दोनों चार्ज मिले एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम नहीं चाहते हो कि प्लस वाला माइनस से मिले, तो तुमने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में लोहा लगा दिया। अब लोहा खुद ही कंडक्टर है, वो प्लस वाले चार्ज को माइनस से मिलने से रोक ही नहीं पाएगा, चार्ज फ्लो होकर चला जाएगा। तो तुम क्या करोगे, दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कागज रख दोगे, कोई लकड़ी भर दोगे, इंसुलेटर मटेरियल रखोगे। जैसे ही आपने इंसुलेटर मटेरियल रखा, प्लस वाला माइनस के पास जा नहीं पा रहा है और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब पोटेंशियल कम होना, पोटेंशियल कम होने का मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ जाना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक दो काम करेगा, एक तो कैपेसिटर को स्टेबल रखेगा और दूसरे नंबर पे ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देगा। समझ गए? अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। पहले तो समझ लो डाइलेक्ट्रिक है क्या। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखे जाने वाला इंसुलेटर मटेरियल क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक। समझ गए? और डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर मटेरियल है और दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहा जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा जिसे कहा जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बस इनकी डेफिनेशन याद कर लो, बहुत ज्यादा हम डाइलेक्ट्रिक पर नहीं जा रहे हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं बोर्ड ओरिएंटेड। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो आप समझ जाओ, अगर मान लीजिए पेपर में पूछा गया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर मटेरियल केप्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, कितने टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं? तो दो टाइप के, वन इज पोलर एंड अदर वन इज नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जिसके एटम का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। जैसे हम बात कर ले HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरफ H+ एक तरफ Cl-, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप देखो माइनस से प्लस की तरफ होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। हम लोग बोलेंगे ये डाइलेक्ट्रिक कैसा है? पोलर। दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, बीच में कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग बात करें तो अगर पूछा जाए व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक तो आप लोग बता पाएंगे। सो पोलर एंड नॉन पोलर दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। वैसे तो हमने जब पढ़ाए थे तो इसमें ये भी बताया था कि चार्ज इंड्यूस कितना होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितनी होती है। खैर बोर्ड में वो नहीं आएगा तो हम उधर नहीं जा रहे। समझ गए? सो दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक वी विल गेट टू नो व्हाट हैपन इफ वी प्लेस अ थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, एक पतली सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दें तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसकी बात हम लोगों से करी जाएगी। और उसके बाद फिर आते हैं एनर्जी पर, कॉम्बिनेशन पर, फिर आगे सीखते हैं। देखिए, आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, ठीक। इस कैपेसिटर को इधर चार्ज आपने क्यू दिया, इधर चार्ज आप लोगों ने क्यू ही दिया, लेकिन बस माइनस का। इस जगह पर आपने पतली सी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, और इस दूरी की बात करें, दूरी कितनी है? डी। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? स्मॉल टी। और प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो कितना है? डी। हम आप लोगों से बोलें कि ये बताओ इस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कितना होगा। तुमने बोला कि सर देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर के है, ये बात भी जरूरी याद रखना। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, Q/V कर लो। हम बोले V क्या है? तो V उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां पर चार्ज स्टोर है, मतलब यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से चलता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अलग तरीके से, और फिर स्पेस में अलग तरीके से। तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो हम यहां पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन सोचो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? σ/ε0। ठीक है, और स्पेस कितनी दूरी तक है? D में से T दूरी निकालो। जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? σ/ε0 के, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी दूरी तक है? T। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों के पास इतना आने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत की बात? हम आप लोगों से बोले कि चलो ठीक है सर, अब आप कैपेसिटेंस बता दो हमको। तुम बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं सर, Q/V करना है। V की वैल्यू आप लोग जब रखेंगे तो σ/ε0 D - T प्लस σ/ε0 K, और इधर कर लोगे T। ठीक है, C इज इक्वल टू Q/σ/ε0 आपको कॉमन मिलेगा, इधर बचेगा D - T + T/K।
आप यहाँ पर सिग्मा को लिख सकते हो Q बाई ए, तो Q ओवर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, Q से Q काट लो और वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आप लोगों के पास हो गया कैपेसिटेंस। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स। ये आप लोगों के पास डेरिवेशन है, ये कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है ये भी आ जाए, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन कैपेसिटर से ही आते हैं, पोटेंशियल का न्यूमेरिकल या फिर कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल और कैपेसिटेंस का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कोई क्वेश्चन, समझे, पक्की बात, ठीक है। तो अब ये टर्म आप लोगों के पास हो गया। सो दिस इज कैपेसिटेंस। क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई? नोट वगैरह तो नहीं करना, इसको आता है, पक्की बात, बढ़े आगे। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आता है कैपेसिटर की एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी की बात करें, जैसे आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, हम आपसे पूछे कि ये बताओ इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी। आप कहोगे क्या इसके अंदर एनर्जी है? तो बिल्कुल, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया है, लेकिन वो एनर्जी आई कहां से? तो आप जब इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, तो चार्ज करने में आपने कुछ वर्क किया, तो जो वर्क आपने किया इस कैपेसिटर को 0 चार्ज से Q चार्ज तक पहुंचाने में, उस वर्क के अमाउंट को हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी कहते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक। अगर हम लोग बात करें, ठीक है सर, उस वर्क को कैपेसिटर की एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसको हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया है, इसकी एक प्लेट पर चार्ज अभी Q है, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस कितना है? C। इसको अगर बहुत छोटू सा चार्ज dq पकड़ा दिया जाए तो वर्क कितना करना पड़ेगा? तुमने कहा सर वर्क, चार्ज बहुत छोटा dq, तो वर्क भी बहुत छोटा dw। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज आपने dq रखा, लेट से पोटेंशियल कितना है? v। तो dw इज इक्वल टू हो गया v इंटू dq। अब जरा लिमिट्स को देख लो, आपने जो चार्ज दिया वो कहां से कहां तक पहुंचाना है? 0 टू q, और वर्क भी हो जाएगा फ्रॉम 0 टू u। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा W, और लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 टू u। इधर आप लोग देखो V की बात करोगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, आप लोगों ने पढ़ा था। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। जस्ट V के प्लेस पे आप लोग लिख सकते हो Q अपॉन C, और आप लोगों को इधर मिल जाएगा dq फ्रॉम 0 टू q। इसे आप लोग जब लिमिट अप्लाई करोगे तो u माइनस 0। इधर बच्चा देखो, आप लोग जब इंटीग्रेट करते हो तो पावर में एक जोड़ते हो, नई पावर का डिवाइड करते हो, और यहां पर अपने पास हो जाएगा 0 टू q। इधर बचेगा u, लिमिट लगा लीजिए, q स्क्वायर बाई 2c माइनस 0 अपॉन 2c करिएगा तो 0 ही बचने वाला है, और एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 q स्क्वायर बाई c। अगर आप लोग इस फॉर्मूले से q की जगह cv रख दोगे तो जैसे ही आप लोगों ने cv रखा तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 cv स्क्वायर। और अगर आप लोगों ने यहां पर c के प्लेस पे q अपॉन v रख दिया तो q से q कैंसिल होके 1/2 q इंटू v बन जाएगा। ये आप लोगों के पास फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के, इसके भी न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है। फिर एक टर्म और आता है जिसे कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। क्या कहा जाता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, इधर लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात याद रखो। अब कैपेसिटर की एनर्जी की बात करते हैं, ये फॉर्मूला उठा रहे हैं, 1/2 CV स्क्वायर होता है। वॉल्यूम की बात करोगे एरिया इंटू लेंथ कर लो, 1/2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट KA ओवर D। इधर A है और D है, इधर हो जाएगा V स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को? ये 1/2 एरिया से एरिया काट लो, एप्सिलॉन नॉट K, इधर कर लो V अपॉन D का होल स्क्वायर। V अपॉन D होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अरे ठीक है, अब बाहर चला ही गया, आप दोबारा नहीं लिखेंगे।
सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। अगर कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। चलो भाई एनर्जी डेंसिटी का यूनिट बोलो। जूल पर मीटर क्यूब। वेरी गुड।